की क्लास में कक्षा 7 में आज हम लोग करेंगे इकाई 3 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वो क्या है? क्या वो पदार्थ है? पदार्थ द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों नाक, त्वचा, जीभ, आँख, कान के द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती हैं। वायु यानी हवा को हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसका हम एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए डंडी लगी हुई है, 2 गुब्बारे लगे हुए, एक तरफ पिचका हुआ गुब्बारा है और एक तरफ कैसा गुब्बारा है? फूला हुआ गुब्बारा है। आइए अब देखते हैं इसको आगे कैसे क्या होता है। एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर हमने इसको टांगा हुआ है, जैसे तराजू बनाते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या हवा में भार होता है? अब देखिए तराजू एक सिरा जो है उठा हुआ है, एक नीचे गिरा हुआ है, यानी कि जो पिचका हुआ गुब्बारा है वो हल्का है भरे हुए गुब्बारे से, क्योंकि इसमें वायु भरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में भार होता है। क्या हवा स्थान घेरती है? अब देखिए ये पिचका हुआ जो गुब्बारा है ये कितनी कम जगह में आया और इधर फूला हुआ गुब्बारा कितनी ज्यादा जगह ले रहा है, यानी कि हवा स्थान घेरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, हवा स्थान घेरती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठोस, द्रव और गैस। ठोस वस्तुएं पुस्तक, चाक, बाल्टी, इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। मेज, कुर्सी, जो आपको ऐसी वस्तुएं दिख रही है जो ना अपना आकार बदलती हैं ना अपना आयतन बदलती हैं। द्रव में देखिए बच्चों दूध, पानी, तेल, इसके अलावा मिट्टी का तेल भी आप लिख सकते हैं। गैस में देखिए धुआं, नाइट्रोजन, भाप और भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, ये सब हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ठोस, द्रव और गैस को अलग अलग यहाँ पर वर्गीकृत किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हम देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन है। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। ये बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में अणुओं में सबसे कम होता है। और देखें क्या है यहाँ पर, देखें एक बाउल रखा हुआ है, ग्लास एक बड़ा बाउल है। यहाँ पर हमने ठोस का एक पत्थर डाला इसमें और इस वाले में। अब देखिए इसे क्या प्रश्न है, क्या ऊपर दिए गए, अभी तीनों को जब हम देखते हैं तो ये जो पत्थर का टुकड़ा वो इतना बड़ा यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी और यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे प्रश्न कौन से हैं। क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस यानी पत्थर का आकार, आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बच्चों आप बता सकते हैं आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठोस यानी कि पत्थर जो है वो उनके जो बीच के अणुओं का स्थान है उनमें अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। कौन सा बल अधिक होता है? अंतरा आणविक बल बहुत अधिक पाया जाता है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखेगा, जिससे पत्थर का आकार व आयतन नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा। अब हम अपने दूसरे चित्र की ओर देखते हैं। चित्र बी में क्या दिखाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए तीनों बर्तनों में क्या है? पानी है। तीनों बर्तनों में पानी है और इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है वो देखते हैं चित्र बी के हिसाब से। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या द्रव यानी जल का आकार तथा आयतन बदलता है, हाँ या नहीं और क्यों? हम जानते हैं कि बच्चों द्रव यानी जल में जो अणुओं के बीच का जो अंतरा आणविक स्थान है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, जिसके कारण आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जब बीच में जगह ज्यादा होगी तो जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा, जिससे अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, जिससे जल की आकृति बदलेगी लेकिन आयतन नहीं। यानी 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही दूध रहेगा, पानी जितना है तो उतना पानी ही रहेगा, उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसमें आकार में परिवर्तन होगा। यहाँ पर बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र सी के अनुसार देखिए 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। धूप बत्ती का धुआं देखिए उठ रहा है। अब हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पर, अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में जो धुआं निकला उससे देखिए क्या धुआं यानी गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा, हाँ या नहीं? धुएं के बीच के जो अणुओं की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण आकर्षण बल का मान नगण्य जाता है, बिल्कुल ना के बराबर आकर्षण बल होता है। इस कारण से इसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, नीचे दिए गए गोली में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि गतिविधि क्या दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर अणु बने हुए ठोस के, ये ठोस के अणु है, इनमें थोड़ी थोड़ी सी जगह है, तो ये द्रव के अणु है, और गैस के जो अणु है वो जो कण है वो सबसे ज्यादा दूर दूर पर है। तो यहाँ पर ये दिखा है, इसमें आप बिंदी चिपकाइए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु पदार्थ यानी द्रव का सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अधिकतर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक इत्यादि। ये किसी तत्व के देखिए परमाणु हैं, बी में भी देखिए किसी तत्व के अणु हैं, और यहाँ पे देखिए यौगिक के अणु है क्योंकि यहाँ पर 2 कलर लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न अब हमारा क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम और जान लेते हैं इसको कि तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बच्चे आप क्लास में ही पढ़ चुके हो कि जो एक ही प्रकार के तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम। हीलियम में केवल एक ही परमाणु होता है। अब यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि जैसे कि नियान में देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 हो सकता है, यानी एक टाइप के परमाणु किसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था एक टाइप के जो परमाणु होते हैं, ये देखिए आप इस चित्र में देख लीजिए एक बार, ये एक ही टाइप, ये तो परमाणु हो गए, अलग अलग है, एक ही टाइप के परमाणु जो है वो है यहाँ पर देखिए जो अणु बनाते हैं, यानी कि बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से अगला देख देते हैं कि यौगिक में कौन कौन से होते हैं। तो यौगिक में हम देख सकते हैं कि ये सी है, यानी यहाँ पर यौगिक के अणु हैं। यानी यौगिक में क्या होता है, एक तरीके से नहीं, एक से अधिक तक एक प्रकार में परमाणु होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 तरीके के परमाणु दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये यौगिक के अणु हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फार्मूला लिखिए। यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है, ये देखिए H लिखा है, ये H लिखा है, तो मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा H2O। यहाँ पर देखिए O है और C है, तो क्या हो जाएगा CO2। यहाँ पर देखिए एक परमाणु N है, फिर O है, फिर O है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NO2। इस तरीके से ये यहाँ पर इसकी संरचना हो जाएगी। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखते हैं मिलान करना है। हाइड्रोजन का किससे मिलान करेंगे, S से। यहाँ पे स्तंभ में देखिए इधर नाम दिया है, इधर प्रतीक दिया हुआ, मिलान करना है। हाइड्रोजन को S से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से, ब्रोमीन को Br से, नाइट्रोजन को N से और ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका मिलान हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अव्ययित संकेतों के नाम लिखे। ये यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र दिए हुए, इसमें कौन कौन से परमाणु मिले हैं, उन परमाणुओं के बारे में हम उनके नाम को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों NO2। तो यहाँ पर क्या है, एक तो N है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं, एक है O यानी कि ऑक्सीजन, यानी 2 अव्ययी तत्वों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ। दूसरा देखिए NaCl, तो यहाँ पर एक Na और दूसरा Cl है, यानी Na सोडियम और Cl क्लोरीन। फिर है H2SO4, H हाइड्रोजन, S सल्फर और O ऑक्सीजन। यहाँ पर C और H और O दिया हुआ था, C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक सूत्रों के बारे में लिख सकते हैं। बढ़ते बच्चों अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, रासायनिक सूत्रों को पूर्ण किया। यहाँ पर देखिए एरो बने हुए हैं, आपको मिलाकर पूरा करना है। C12, H22 और O11। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम जोड़ के फार्मूला लिख देंगे। CaCO3, HNO3, Na2CO3। इस तरीके से इस फार्मूले को पूरा करना है। अगले प्रश्न की ओर देखिए बच्चों, रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर देखिए व्यापारिक नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है रासायनिक नाम क्या है और यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये लिखना है। जैसे सबसे पहले नमक है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है NaCl। फिर दूसरा है चूना पत्थर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट,
रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। चीनी सुक्रोज C12H22O11। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। इस तरीके से इसके व्यापारिक नाम का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं बच्चों। यहां पर देखिए, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, किसी भी अम्लीय विलयन में जब क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार के होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्लीय विलयन है अम्ल, क्षारीय विलयन है प्लस क्षार, मिलाते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और ऊष्मा निकलती है। इस क्रिया को उदासीनी क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। HCl प्लस NaOH, NaCl H2O और प्लस ऊष्मा। नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो ऊष्मा निकली है कौन सी? उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या बोलेंगे इसको? उदासीनीकरण ऊष्मा। अब है आपका अगला प्रश्न, मिलान करना है आपको। मिलान कीजिए। अम्ल क्षार लवण का नाम दिया, इधर औद्योगिक उपयोग दिया, इसको आपको मिलाना है। सबसे पहले खाने का सोडा। खाने का सोडा मिलेगा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। सिरका जाएगा सफेदा बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्लोरीन के निर्माण में। चूना अमोनिया निर्माण में यूज होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं? सोडियम साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये मिलान था जिसका औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या उपयोग होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखते हैं बच्चों, सही गलत का निशान लगाइए। लिटमस हल्दी गुड़हल प्राकृतिक सूचक है, सही। अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, गलत। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, हम जानते हैं 3 अवस्थाएं होती है, तो ये भी गलत। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, ये बात सही है। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों। कल राजू अपनी माँ के अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लग गई, पर ये क्या? जैसे ही हल्दी के दाग को साबुन से धोया, ये दाग लाल रंग का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आओ समझे। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब हम अम्ल या क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। बच्चों ये वाला प्रयोग हमने आपको हल्दी तरह की पट्टी क्लास में भी कराया था कि किस तरीके से हम जो है अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। फिर देखिए, तुम्हारी विज्ञान किट में नीले व लाल रंग की पट्टियों के रूप में कुछ पेपर होंगे, इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। ये 2 रंग में उपलब्ध होते हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने पर वो लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारक के विलय में डुबोने से वो नीला हो जाता है। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो आइए हम तालिका को भरते हैं। पदार्थ के नाम दिए। लिटमस लाल है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टमाटर खट्टा होता है, यानी कि वो अम्ल है, तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। सिरका भी नीला लिटमस लाल हो जाता है। नमक क्या है? लवण है, कोई परिवर्तन नहीं होता। नींबू भी खट्टा है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। और साबुन लाल लिटमस नीला हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी अम्ल होते हैं वो सब खट्टे होते हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट कार्य है ये। गुड़हल की पंखुड़ियों का चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग करिए। क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है? अपने अनुभव के आधार पर कार्य पुस्तिका में लिखिए। गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी में डुबोने पर इसका रंग हरा हो गया, क्योंकि चूने का पानी क्षारीय विलयन है। गुड़हल की पंखुड़ियों को नींबू के पानी में डुबोने पर पंखुड़ियों का रंग गहरा गुलाबी हो गया, क्योंकि नींबू का पानी अम्लीय विलयन है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज इकाई 3 यहाँ पर कंप्लीट किया है और आपसे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है मुझे कि आप बुक का जो लेसन है उसको भी पढ़ेंगे पहले और उसके बाद इस अभ्यास पुस्तिका के इस लेसन को करेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।